अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला हसन। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी अपनी कुछ दिल की बातें करना चाहूँगा। आपको ये बताना चाहूँगा, जिस कंट्री का वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर खुद एक स्पोर्ट्समैन रहा हो और हायर लेवल पर उसने क्रिकेट खेली हो, तो आप खुद समझ सकते हैं कि उस कंट्री का जो स्पोर्ट्स का मोराल है और खेलों के जो बात अगर कर ली जाए तो खेल कहाँ पर स्टैंड करने चाहिए। लेकिन हम मुसलसल तमाम तर खेलों में बैकफुट पे जाते हुए दिखाई देते हैं। हम एक ज़माने में हॉकी में चैंपियन हुआ करते थे, लेकिन आज हॉकी का ओलंपिक्स में कोई नामो निशान नहीं है। ओलंपिक्स के ऊपर भी बात करेंगे। एक ज़माने में हमारे पास जाइंट्स हुआ करते थे स्क्वाश के अंदर, जामशेद खान, जहांगीर खान, लेकिन आज स्क्वाश में भी हम कहीं दिखाई नहीं देते। आखिरी खेल बच गया क्रिकेट। अब क्रिकेट भी हमारे हाथों से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग नाउमीद हो गए हैं। शायकीन क्रिकेट जो है अब क्रिकेट को उस तरह से, उस दिलचस्पी से नहीं देखते जैसे पहले देखा करते थे। तो अभी फिलहाल जो सीरीज चल रही है वेस्ट इंडीज की चल रही है, लेकिन पाकिस्तान जो है इंग्लैंड में बुरी तरह से शिकस्त खाकर आया। इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन के ऊपर लाहौर से नईरुद्दीन साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट हैं, और उन्हीं के हमरा मौजूद हैं टेलीफोन लाइन के ऊपर खालिद महमूद साहब, सीनियर एनालिस्ट और सीनियर जर्नलिस्ट, और क्रिकेट के ऊपर तगड़ी बात करते हैं और बहुत जबरदस्त ग्रिप है। नईर साहब, पहले आपकी जानिब आ जाता हूं। लाहौर के मौसम के हवाले से बताइएगा, लाहौर का मौसम कैसा है, और साथ ही साथ क्रिकेट के मौसम के ऊपर भी आ जाइएगा, क्योंकि क्रिकेट का मौसम जो है वो ढलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, लाहौर में इस वक्त मानसून तो चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर क्रिकेट जो है ना बिल्कुल ही जवाल पजीर है, इसमें कोई शक नहीं। बेशक बेशक ऐसा ही है, लेकिन अब चेंजेस किए हैं हम, आखिरकार फिर वही चीज कर देते हैं। पुराने खिलाड़ियों को ले आते हैं, नए खिलाड़ियों की जो फॉर्म होती है उस तरह से बहाल हो नहीं पाती जिस तरह से डोमेस्टिक में खेलते हैं। तो ये चेंजेस जो है पुराने खिलाड़ियों को बार बार लेकर आना, बार बार लेकर आना, हमारे पास आपको लगता नहीं है कि अब डोमेस्टिक में और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ट्राई करना चाहिए? देखें, बात यह है कि जिस वक्त जो भी, जिसे कहते हैं ना, बक स्टॉप्स एट द टॉप, तो टॉप तो दो ही हैं सर मेरे हिसाब से, एक पीसीबी के चेयरमैन और एक पीसीबी के पैटर्न। यही दो जवाब दें कि क्रिकेट इतनी मतलब उरूज से जवाल पे क्यों आ गई। हमने तो टेस्ट मैच की जो नंबर 1 पोजीशन थी वो भी हासिल कर ली थी। तो अब हमारा ये हाल है कि हमारा जो चैंपियनशिप हुई है टेस्ट मैच की इंग्लैंड में, तो कहीं दूर दूर नाम भी नहीं था। इसके अलावा कहने का मकसद ये है कि दुख इस बात का हुआ कि 2018 में इन्होंने चाय लिया एहसान मानी साहब ने, और जब 2019 में जाके जून जुलाई में ओडीआई का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में होता है, तो उस वक्त जब हम बुरी तरह पिट जाते हैं वहां पे, राइट, तो जो जीतने वाले मैच थे वो भी हार के आ जाते हैं। और आपको याद होगा अफगानिस्तान से जिस तरह से हम दुआओं के बलबूते पे जीते हैं, सही बात वो सारी कौम जानती है। तो इस मेरा मतलब कारकर्दगी के ऊपर जब टीम वापस आती है तो एहसान मानी साहब ने फरमाया कि जनाब ये मेरी टीम नहीं, ये तो नजम सेठी की टीम थी। तो मैंने अभी उनको और इमरान खान को ही लिख दिया है कि वर्ल्ड कप अब आ रहा है 2-3 महीने के बाद अक्टूबर में, तो आप हमें ये बता दें कि T20 के वर्ल्ड कप में ये नजम सेठी की टीम खेलेगी या आपकी टीम खेलेगी, हमें जरा एडवांस में पता चल जाए। क्योंकि जो हालात हैं इस तरह से करें। ये जो इमामुल हक के जो है इमामुल हक, इनका मेरा मतलब है इसका तो कोई कसूर नहीं, इसको कभी इसको इंग्लैंड में खिला दिया। ठीक है, आपकी आवाज जो है बिल्कुल मुनासिब जो है, ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत कट कट के आ रही है। आप ऐसी जगह पे मुंतकिल हो जाएं ताकि आपकी आवाज भी बिल्कुल क्लियरली हमें सुनाई दे। खालिद महमूद साहब, आपको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। खालिद महमूद साहब, यकीनी तौर पर दिल जले हुए हैं शायकीन क्रिकेट के, वो उस तरह की चीजें नहीं हो रही हैं जिस तरह से हमें देखना चाहते हैं। हम जीता हुआ मैच गवा बैठते हैं। जी जी अब्दुल्ला साहब, जिस तरह आपने पावरफुल इंट्रोडक्शन दिया था जी, तो मैं उसी पैराहे में एक बात कहूंगा। आपने पाकिस्तान की तारीखी स्पोर्ट्स की बात की थी, क्रिकेट पर हम बाद में आएंगे, पहले वो बात जो बड़ी बात है वो कर लेते हैं। बड़ी बात ये है कि एक दौर था, एक साल था, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1994, ठीक है ना। उस वक्त पाकिस्तान बैक वक्त 4 खेलों का आलमी चैंपियन था। बैक वक्त क्रिकेट का पाकिस्तान 92 में वर्ल्ड चैंपियन बना था, ठीक है, हॉकी का 94 में बना, स्नूकर का 94 में बना, और स्क्वाश भी उस पर पाकिस्तान के पास थी। 4 वर्ल्ड टाइटल्स एक वक्त में किसी एक मुल्क के पास शायद ना रहे हों, इसकी कहीं कोई और मिसाल ना हो। अब आपने ये भी अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक बहुत टॉप एथलीट या एक टॉप स्पोर्ट्समैन रहा है, लेकिन बदकिस्मती से देखें, स्पोर्ट्स खेलना, क्रिकेट खेलना या दीगर किसी को खेल को खेलना वो एक अलग चीज होती है, उसकी महारत कुछ और होती है।
स्टेट्समैनशिप कुछ और होती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल उसी तरह अब उनकी इंटरेस्ट नहीं है, ये तो बिल्कुल शर्म के मकाम है। आपने बिल्कुल कहा कि इस मुल्क का सरबराह एक आउटस्टैंडिंग क्रिकेट का ऑलराउंडर हो, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन हो, और उस मुल्क का स्पोर्ट्स बिल्कुल जमींदोज हो चुका हो। तो उसकी वजह यही है कि उनको क्रिकेट पे तो मुकम्मल दस्तरस थी। इमरान खान क्रिकेटर तो बहुत अच्छे थे, अजीम तरीन क्रिकेटर थे पाकिस्तान की, दुनिया उनका नाम लेती, हम सब उनकी अकीदत करते हैं, सब उनके फैन हैं, लेकिन एज फार एज स्टेट्समैनशिप इज कंसर्न और डिसीजन मेकिंग इज कंसर्न, वो स्पोर्ट्स पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारा। चूंकि ऑब्वियसली दिल तो खराब होंगे ना खालिद साहब। अगर आप मोहम्मद आसिफ की बात कर लेते हैं, वो तो वर्ल्ड चैंपियन हैं अभी स्नूकर के, लेकिन मोहम्मद आसिफ की जो इनामी रकम है वो ही उनको आज तक मुंतकिल नहीं हुई 1 करोड़ रुपए, जिसका हुकूमत ने ऐलान किया था। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ आईसीसी जो है, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कहलाती है, जिसकी फहमीदा मिर्जा साहबा वजीर हैं, वो किसके अंडर में है, वो किसकी कोalition पार्टनर है, वो इसी गवर्नमेंट की है ना। तो जब प्राइम मिनिस्टर स्पोर्ट्समैन हो के अपने एक वर्ल्ड चैंपियन को वो इनामी रकम नहीं दिलवा पा रहे, तो आप समझ सकते हैं देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। लेकिन जाहिर है हमने चूंकि स्पोर्ट्स की बात करनी है, वो प्रॉब्लम यहाँ रिफ्लेक्ट होती है। जैसे अभी नैयर साहब भी कह रहे थे ना, हम इसी चक्कर में रहेंगे कि ये सेठी साहब की टीम है या उनकी टीम है, ऐसा नहीं होता। ये पाकिस्तान की टीम है भाई, ये पाकिस्तान की टीम है, ये कौमी टीम है, ये किसी की फ्रेंचाइज की टीम नहीं है, ठीक है ना। जैसे ये हमारी जो प्लेयर्स अभी जो आपने कहा ना, कितनी गलत सिलेक्शन है पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस इसीलिए अप एंड डाउन होती है। तो पाकिस्तान की टीम एक बहुत अच्छी टीम, टैलेंटेड टीम, स्किल टीम होने के बावजूद कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे पाती, क्योंकि हम जो है ना छेड़खानी करते रहते हैं प्लेयर्स के साथ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के चक्कर में, ठीक है ना। इसको नहीं खिलाना जी, उसको खिलाना है, उसको वो आगे ना निकल जाए। तो आप देखो ना, इसका मैनेजमेंट का काम होता है इन सब चीजों का, आपको एक तरतीब से चीजों को बनाना, ना कि बिगाड़ना, ठीक है ना। अब ये कितना मतलब एक जिसे हम कह सकते हैं बेहुदा बयान है, जो वो क्या, अगर क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ये कहता मेरी टीम नहीं है, तो यार तो तुम व्हाई डिड यू टेक ओवर? और जब आपने टेक ओवर कर लिया है तो आप रिस्पॉन्सिबल हो ना। अगर सेठी साहब ने अगर गलत टीम बनाई थी या अच्छी टीम नहीं थी, तो आपको तो चेंज करने का पूरी अथॉरिटी है। नो, यू आर द चेयरमैन। तो आप कैसे ये एक्सक्यूज दे सकते हैं ये टीम किसी और की? यहाँ पे सवालिया निशान जो है सेलेक्टर्स के ऊपर भी उठते हैं। यहाँ पे जो कोचिंग भी देखने में आती है कि कोचिंग भी बिल्कुल वर्स्ट है। उस तरह से अगर टेक्निक के ऊपर जाते हैं तो एग्रेशन खो बैठते हैं। अगर फखर जमान की अगर बात करेंगे, फखर जमान जिस तरह से पहले खेल रहे थे, सिर्फ 2017 के अंदर उन्होंने परफॉर्म किया, उसके बाद आज तक की परफॉर्मेंस की अगर बात कर ली जाए तो मेरी नज़र में तो, हालांकि मैं क्रिकेट को इस तरह से नहीं समझता, लेकिन उसके बावजूद देखने वाले तो समझते हैं ना, जानते हैं ना क्रिकेट को कि बिल्कुल वो वर्स्ट पोजीशन पर है। नैयर साहब, आप क्या समझते हैं कि दिल तो यकीनी तौर पर खराब होगा जब जीती हुई रकम, इनामी रकम अगर खिलाड़ियों को ना दी जाए तो ऑब्वियसली मोराल भी डाउन हो जाएगा और जो प्लेयर्स हैं उनका दिल टूटेगा और बैकफुट पे जाएंगे। नहीं, बिल्कुल। देखें, दूसरी बात ये सारे जो नैयर साहब ने जवाब देना, मैंने देना है। जी जी, नैयर साहब ने जवाब दे रहे हैं। अच्छा, नैयर साहब प्लीज। नैयर साहब सॉरी। ये जो है ना, इसके डबल इम्पैक्ट आता है नेगेटिव। जिस आदमी ने मेरा मतलब डाउन होता है, लेकिन जो लोग आगे मेहनत करना चाहते हैं इस काम के लिए, वो भी पीछे आ जाते हैं। ये लोग प्रॉपर्ली गाड़ी में देते वर्ल्ड चैंपियंस को, तो डोमिनो इफेक्ट आता है। आगे लोग बदल हो जाते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करते और इसके वर्ल्ड चैंपियन के लिए आपको खून पसीना एक करना पड़ता है। चैंपियन बनता है, आप 6-7 अरब लोगों में से एक बंदा होता है जिसने कि ये कारनामा अंजाम दिया होता है। तो आप, मेरा मतलब उसकी मेहनत पे चला नहीं देते। ये तो इस्लाम में भी एक लिहाज से कहा गया है कि उसका पसीना सूखने से पहले मजदूरी दे दे। आपने अनाउंस किया, उसने कहा था करोड़ रुपया दें, इन्होंने कहा था देंगे ना, तो ये दें उसको। तो इन्होंने तो खुद अपने बयान में रिसेंटली वजीर आज़म इमरान खान साहब ने सवालात, तो आवाम के सवालात जो टेलीफोन पे जो सुनते हैं, उन्होंने खुद बैठ के बोला कि हालांकि अव्वलीन तरजीह जो है मेरी वो स्पोर्ट्स में होनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने ट्रिपल PhD जो है वो स्पोर्ट्स में किया हुआ है, लेकिन वैसी चीज़ें रही नहीं, मैं मईशत की जानिब आ गया। तो मईशत की खैर अगर बात यहाँ पे नहीं करते, अगर वो मईशत की जानिब भी गए तो वहाँ पे भी जो चीज़ें जो है ज़्यादा अच्छी वो संभाल नहीं पाए। लेकिन उनको, आपको नहीं लगता कि स्पोर्ट्स की जानिब अगर वो पूरे स्पोर्ट्स को नहीं भी संभाल पाया, अगर हॉकी को संभाल नहीं पाया, स्क्वाश को देख नहीं पाया, अगर वो स्नूकर को देख नहीं पाए, एटलीस्ट क्रिकेट को ही देख लेते? खालिद महमूद साहब, आपसे सवाल है मेरा। जी जी, बात ये है, देखिए बात इमरान खान को अगर देखे ना, वो अगर इस पर तवज्जो देंगे, अगर इस पर वो इंटरेस्ट लेंगे तो बात बनेगी ना। हाँ। उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, सीधी बात। अगर इंटरेस्ट वो लेते, जाहिर उनमें क्रिकेट को तो इमरान जितना अच्छा समझ सकते मुल्क में कोई शायद ना समझ सकता हो, ठीक है ना, वो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या ना हो।
ठीक है ना, क्रिकेट की समझ उसकी बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड है, ठीक है ना। इसके ऊपर हम बहस कर सकते हैं कि ये स्टेट्समैन वो कितने अच्छे हैं या नहीं है, ये सवालिया निशान है, इकोनॉमिस्ट वो अच्छे हैं नहीं है, लेकिन क्रिकेटर का तो बियॉन्ड डाउट है। और क्रिकेट को वो चलाने की भी सलाहियत रखते हैं, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे पता, सबको पता है कि जब इमरान कप्तान होते थे तो लिटरली बोर्ड भी वो खुद ही चलाते थे ना, टीम वो अपनी मर्जी की सिलेक्ट करते थे। तो इमरान को तो सारे सिस्टम का पता है, एक एक चीज का पता है। अब वो क्यों खामोश हैं, अब उनकी क्या तरजीहात हैं, लेकिन हम तो रिजल्ट ही देख सकते हैं ना। एक तो रिजल्ट, चलो आपने कप्तानी की बात कर ली है, आज के कप्तान की बात कर लेते हैं बाबर आजम के हवाले से। बाबर आजम की कप्तानी को आप कैसे देख रहे हैं? बाबर आजम बतौर बल्लेबाज तो बेहतरीन बल्लेबाज हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है फील्ड के ऊपर कि वो प्लेयर्स को संभाल सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, या वो फील्ड अच्छी सेट करते हैं। और जब उनके जो डिसीजंस हैं उनमें भी काफी हद तक जो है लूप होल्स दिखाई देते हैं। टॉस जीत के कभी कभी बैटिंग करनी होती है, वो पहले बॉल पकड़ के खड़े हो जाते हैं। ये चीजें भी इंग्लैंड में हमने देखने में आई हैं बहुत ज्यादा। नहीं, आपका बिल्कुल सही है, आपका तज्जिया बिल्कुल दुरुस्त है अब्दुल्ला, आप बिल्कुल अब्दुल्ला साहब सही कह रहे हैं। तो तज्जिया आपने देना, मैं तो एक छोटा सा अदना सा एंकर मतलब सवाल करूं। नहीं, आपने देखा ना, आपने इसलिए तजिया सही किया कि आपने उसको गौर से देखा, आपने उसको एनालाइज किया। लेकिन खुद ब खुद तो आपके जहन में ये बात नहीं आई होगी, ये बात देख कर आई होगी, आपने एक से ज्यादा मर्तबा ये चीज नोट की होगी, तो दिमाग में ये चीज आपके रजिस्टर हो गई, ठीक है ना। तो इसका जवाब यूं है, बाबर आजम जो है एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, उनकी कोई शक नहीं है, उनकी जो बैटिंग है बेहतरीन है, वर्ल्ड क्लास है, और शायद दुनिया के मेरे ख्याल से नंबर 1, 2, टॉप 2, 3, 4 बैट्समैन में वो होंगे, ठीक है ना, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एज ए कैप्टन हमने देखे उनको एक गलत, फॉर द रॉन्ग रीजन। देखिए दोनों जो पाकिस्तान के कप्तान और वाइस कप्तान दोनों है ना, जो बाबर आजम और ये मोहम्मद रिजवान, दोनों को हमने ओवर एक्सपोजर दे दिया है, ओवर बर्डन कर दिया है, ठीक है। ओपन भी वही करें, कप्तानी भी वही करें, नाइब कप्तानी भी वही करें, विकेट कीपिंग भी वही करें, तो भाई 2 आदमी और 9 आदमी क्या करें, खाली मौज मस्ती करें, ठीक है ना। तो बाबर आजम को इस रोल में नहीं डालना चाहिए था। बाबर आजम का क्यों इम्तिहान ले रहे हैं आप? तो आपको अच्छा ठीक है नैयर साहब, आपको फिर कौन कप्तान जो है बज़ाहिर बेहतर लगता है टीम के अंदर? अच्छा, ऐसा भी कहीं कहीं लगता है मुझे, जो कि मैं ये सोच रखता हूं और दीगर लोग भी यही सोच रखते होंगे जो क्रिकेट के जबरदस्त किस्म के माने जाने मुबस्सिरीन है ना, वो भी यही कहते हैं कि बाबर आजम की और रिजवान की बैटिंग जो है इससे यकीनी तौर पर इफेक्टेड होगी। देखिए बात बैटिंग की नहीं है, बात कर रहे हैं ना इस वक्त कप्तानी की। और कप्तानी में मुझे आप ये बताएं कि फर्ज करें वो नया कप्तान है, राइट, तो क्या हो गया अगर उनके साथ जो है वो एक, मेरा मतलब है, जो अपने आप का दावा करते हैं कि मेरी सक्सेस रेट इमरान खान से भी ज्यादा रही है कि नहीं बात? बिल्कुल। जो कोच हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं इस चीज का फैसला करते कि यहाँ पर तुमने जो है मिलके फैसला करें कि तुमने बैटिंग नहीं करनी इस पिच पे, तुमने बॉलिंग करनी है, तुमने किस प्लेयर को नहीं खिलाना, तुमने किसको खिलाना है। मेरा मतलब है हमने मिसबा को भेजा किस लिए, मुझे ये बता दें, और व्हाट इज देयर, सिर्फ ये कहने के लिए कि ये मुल्क में इस वक्त जो है वो पीछे से टैलेंट नहीं आ रहा, हमें नहीं पता क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा। यहाँ तो काम ही कोई नहीं हो रहा है, ना कोई स्कूल क्रिकेट है ना क्लब क्रिकेट है। ये सारी सिलेक्शंस जो हैं ये बैठ के जनाब एकेडमी में और वो एक पिच के ऊपर ट्रायल लेके कर लेते हैं। देखें क्रिकेट जो है ना वो प्रेशर गेम है, परफॉर्मेंस प्रेशर में होती है। आप जाके वहाँ पे जो एकेडमी की पिचेज हैं उनके ऊपर अगर कोई 2-4 शॉट्स लगा लेते हैं या कोई बॉल अच्छी आपने अच्छे भले बॉलर्स का हाथ पैर फूटते देखे होंगे कि वाइडें होनी शुरू हो जाती हैं उनसे, जिस तरह के लास्ट ओवर होता है। तो क्रिकेट इज अ गेम ऑफ प्रेशर। हमारे यहाँ पीसीबी में सारी सिलेक्शन जो हो रही है, जो इस वक्त अंडर 16, अंडर 19 की, जिन्होंने आगे इस मुल्क की बागडोर से मारनी है, वो तो बंद कमरों में बैठ के हो रहे हैं। सिफारिश है ये जो भी है, या चले फर्ज करें उनका वो आप एक पिच के ऊपर वहां पे एकेडमी में ट्रायल ले लें, ये कोई तरीका नहीं है। जो लोग मैचेस में परफॉर्म कर रहे हैं, जो बच्चे, उनको आगे आना चाहिए। जो ये लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं, पाकिस्तान के टैलेंट को तो आपने एक हांडिया में डाल के ना तो आग में चढ़ा दिया है, उसमें टैलेंट का क्या? अच्छा नैयर साहब, आप ही की बात को आगे मजीद आगे बढ़ाऊंगा। प्रेशर गेम के वाले से बात करें, बाबर आजम ने पहले जब इंग्लैंड के अंदर सेंचुरी मारी उसके बाद फिर 300 से ऊपर का स्कोर बन गया। एक लम्हे को लग रहा था पहली इनिंग देखने के बाद ही कि मैच पाकिस्तान की जेब में आ गया, लेकिन वो बहुत आसानी हम लोगों ने मैच को गिफ्ट किया इंग्लैंड को। पहले सेंचुरी करना, बाद में सेंचुरी करना, दोनों बातें बड़ी मुख्तलिफ हैं। बाद में सेंचुरी करके मैच को निकालना, उस वक्त प्रेशर सस्टेन करना, यह बहुत बड़ी बात है जो कि इंग्लैंड के बल्लेबाज ने की भी उस टाइम पे। शुएब अख्तर ने कहा कि आपकी क्रिकेट टीम के अंदर इस वक्त राइट नाउ कोई स्टार प्लेयर नहीं है। आप अग्री करते नहीं है साहब? इसी सवाल का जवाब आप खालिद साहब आप भी दे दीजिएगा। मैं करूं कि बाबर आजम जो है हमें ये कहने पे मजबूर कर रहा है कि अगर जो दुनिया की और 2-3 टॉप की T20 की टीम्स है उसके 11 में वो नहीं आएगा। ठीक है,
कि आप गेम देखें वो क्या करते हैं पहले पावर प्ले में, कब हमने 60 से ऊपर स्कोर किया है, हमें 80 तक जाना है। अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो इन 6 ओवरों में आपको 80 स्कोर करना है। आप तो 12-13 ओवर में 100 करते हैं, फिर आखिरी फिर 6-7 ओवर रह जाते हैं 12 ओवर के बाद, तो उसमें आके आप जनाब फिर बाकी जो है ना वो कसर पूरी करते हैं, फिर 300 करें या जो भी। जो जिस मैच में बाबर ने सेंचुरी की वहां पर हमें 30-35 एक्स्ट्रा होने चाहिए। डॉट बॉल्स ही ज्यादा खेलते हैं, फिर डॉट बॉल्स ना भी खेलें ज्यादा। जो बाबर आजम और हमारे विकेट कीपर जो है रिजवान, इनसे उस हिसाब आप छक्के की मैं बात करूं, इनसे क्यों नहीं छक्के लगते हैं। वेस्ट इंडीज ने अभी पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया को हराया 4-1 T20 में, और एक मैच में 20 ओवर में 19 छक्के लगाए हैं उनके प्लेयर्स ने। गेम ऑफ सिक्सेस बन गई है अब, और हम अभी जनाब यहाँ पे दौड़ के 4 नहीं ले सकते, चौका हम जो पावर प्ले होता है उसमें तो भाई बाउंड्रीज पे खेलो ना, तुम वहां पर कोई इनके पास ऐसा पावर हिटर है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी इसी बात को अभी कंटिन्यू कर, पावर हिटर हो तो मैं बाबर आजम को बाहर बिठा दूं। अच्छा, पावर हिटर हो तो आप बाबर आजम को बाहर बिठा देंगे, मतलब कि इट्स मीन दैट कि बाबर आजम जो है वहां पे कोलैप्स कर जाते हैं। तो खालिद महमूद साहब, आप जो है अपनी एवरेज बनाने के लिए जिस तरह खेलते हैं, आज या कल जो मैच है उसमें खुद देख लीजिएगा कि बाबर आजम का स्टाइल जो है ओडीआई वाला है, T20 वाला स्टाइल ही नहीं है। कर ले सेंचुरी को हमने चाटना है। ठीक है, खालिद महमूद साहब क्या कहेंगे इसी पे आप? नहीं, ये सही मतलब जो बाबर के ऊपर जो एलिगेशन है और जो बज़ाहिर नजर भी आता है, देखिए ना, ये हम कोई न्यूट्रल लोग भी होकर देखते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, हमें इम्पार्शियली ऐसा ही लगता है कि उनका गेम सेल्फिश है, चाहे वो पाकिस्तान की क़यादत कर रहे हो या कराची किंग्स के लिए खेल रहे हो। ठीक है ना, उनका एक ही स्टाइल होता है कि किसी तरह से पूरे ओवर। लेकिन आपको लगता नहीं कि इमाद वसीम से क़यादत लेके बाबर आजम को देनी चाहिए? एटलीस्ट पीएसएल में तो क़यादत पहले ठीक से करना सीख लें, उसके बाद फिर पाकिस्तान की क्रिकेट। नहीं, मुझे पाकिस्तान की क्रिकेट की कुछ डायनामिक्स भी कुछ ऐसे ही है ना। मसला ये, अभी मिसबा का नाम लिया गया, मिसबा जरूर कामयाब कप्तान थे, लेकिन मिसबा भी देखे ना, मिसबा हुए या इंजमामुल हक हुए ना, हमारी जो लीगेसी है ना वो बड़ी मतलब इतनी ऐसी नहीं जिसमें हम फख्र कर सकें। ये लोग भी जब कप्तान थे, मिसबा भी और ये अपना इंजमाम ना, ये भी इंजमाम भी अच्छा बैट्समैन था, अच्छा लेकिन बात क्या, जब ये कप्तान थे तो ये 5 नंबर पे जाया करते थे हमेशा। क्यों जाते थे? ओडीआई में और टेस्ट में जो 1, 2, 3 पे ये कुर्बानी के बकरे डाल देते थे यार, कि वो बॉल उस पर नया होता है, हार्ड होता है, हमें ना खेलना पड़े। तो पाकिस्तान में टेंडेंसी रही है, जो भी कप्तान हुआ वो हमेशा अपने एडवांटेजेस लेता है, चाहे वो मिसबा हो चाहे इंजमाम हो। अब ये जब से T20 आई है ना, T20 में ये बिल्कुल क्लियर, सारी दुनिया को पता है, बच्चे को पता है कि बेस्ट चांस आपका स्कोरिंग का जब ही है जब आप ओपनर जाओगे। ठीक है ना, ओपनर में तो आप जैसे कहा ना पावर हिटिंग की जरूरत होती है। आप सिंगल ले रहे हो तो दूसरा कप्तान खुश है, भाई बाबर आजम तो 20 ओवर खेल जाए अगर उसका सिंगल पे खेलना है। तो बाबर आजम को ओपनर भेजना और रिजवान को ओपनर जाना ये खुदकशी के मुतरादिफ है, क्योंकि ये पाकिस्तान के 2 बेस्ट बैट्समैन है। आपके पास देखो ना यार, वो है ना लेफ्ट फखर जमान है, ठीक है ना, अब फिगर ओपनर्स हैं, उनको ट्राई करते हैं उनको। लेकिन आप शर्जील की वापसी को कैसे देख रहे हैं खालिद साहब? यार शर्जील देखो, शर्जील पावर हिटर तो है ना, इस पे तो कोई शक नहीं है। वो उसकी कंसिस्टेंसी वर्ल्ड क्लास नहीं होगी, इस पे भी कोई शक नहीं है, इतने दिन वो बाहर रहा है, लेकिन शर्जील इज वर्थ ए ट्राई, उसको आपको चांस देना चाहिए। ठीक है ना। और अभी आप जो बात कर रहे थे ना कप्तान किसको होना चाहिए, देखिए बात ये है, जब हमारी चूंकि मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है तो हम लोग भूल जाते हैं ये सारी जो प्रॉब्लम पाकिस्तान की स्टार्ट जब से हुई है, जब से साजिश की गई सरफराज अहमद के खिलाफ। ठीक है, कप्तान किसको होना चाहिए, ये है मेरे पास सवाल। हमारे साथ मौजूद है नईरुद्दीन साहब, हमारे साथ मौजूद है खालिद महमूद साहब। सवाल यही रखेंगे आने वाले ब्रेक के बाद कि कप्तान किसको होना चाहिए। यहाँ पे वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ जुड़े रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, स्पोर्ट्स जोन में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। यहाँ पे बात हो रही है क्रिकेट के हवाले से, यहाँ पे बात हो रही है हॉकी के हवाले से, यहाँ पे बात हो रही है स्क्वैश के हवाले से, खेलों के हवाले से बात हो रही है कि अव्वलीन तरजीहात पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की क्या होनी चाहिए। एक छोटी सी शिकायत, अदना सी शिकायत है कि प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच जाए, इसी पर बात करें। लेकिन अब बात और गुफ्तगू का सिलसिला जो आगे बढ़ चुका था, क्रिकेट के ऊपर बात हो रही थी कि कप्तानी जो है किसके ऊपर बेहतर तौर पर सूट करेगी आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि बाबर आजम उस तरह से कप्तानी को संभाल नहीं पा रहे हैं। खालिद महमूद साहब क्या कहेंगे आप क्या समझते हैं कि बेहतर कैंडिडेट कौन है? देखिए, मैं जैसे हम गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक से पहले कि यहाँ से थोड़ा ज्यादा अरसे पुरानी बात नहीं, मैंने कहा मेमोरी शॉर्ट होती है और रोज नए नए इवेंट होते तो हम चीजें जल्दी नजरअंदाज कर देते हैं।
बात ये है कि देखिए सरफराज जिस वक्त कप्तान थे पाकिस्तान के, उस वक्त पाकिस्तान T20 में पहले नंबर पर पोजीशन पे था, ठीक है ना। अब जब से मिसबा और वकार यूनुस का जब से कॉम्बिनेशन आया टीम मैनेजमेंट में, वहां से सरफराज आए प्रेशर में और टीम की परफॉर्मेंस वहां से लड़खड़ाना शुरू हुई और उसको उन्होंने बेस बना के उसको तमाम फॉर्मेट से एक स्ट्रोक ऑफ पेन पे ही इसको टैग कर दिया, जो कि बिल्कुल जाहिर, इसके ऊपर तो कई प्रोग्राम और कई चीजें हो चुकी है, अब दोबारा इसको कहना बेकार है। लेकिन मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ, जब सरफराज को अभी भी उन्होंने टीम में रखा हुआ है, ठीक है, वो टेस्ट स्क्वाड में भी है, T20 स्क्वाड में मुसलसल ट्रेवल कर रहा है। जब एक आदमी, इसका मतलब वो फिट है ना, तभी तो वो ट्रेवल कर रहा है। जब वो ट्रेवल कर रहा है, जब वो स्क्वाड का हिस्सा है, तो वो कप्तान क्यों नहीं है? ये बुनियादी सवाल है ना। देखिए ना, मतलब दुनिया के कितने मुल्क हैं, अब जैसे क्रिस गेल है, खेल रहा है ना, अभी तक कल तक तो खेला है ना, सही है वो। तो अब आप तो बात ये है कि किसी को ईगो बना के, अगर कोई इसमें वो नहीं है, कोई अगर सरफराज बेस्ट कैप्टन लगता है पाकिस्तान का और अगर वो फिट है, अगर वो डिलीवर कर सकता है, तो यार एज ए कैप्टन तो फिट इन करता है। भले रिजवान को भी खिलाओ, बाबर को, सब खेलेंगे, इमाद भी, मतलब सरफराज के होने से कोई 10 प्लेयर डिस्टर्ब थोड़ी होंगे। लेकिन टू बी ऑनेस्ट और टू बी फ्रैंकली, मुझे तो ऐसा लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में रिजवान के हाथ में क़यादत चली जाएगी, क्योंकि जो परफॉर्म करता है ये अब्दुल्ला साहब बहुत बड़ी ज्यादती होगी मुल्क के साथ, बहुत बड़ी ज्यादती होगी मुल्क के साथ। आप अग्री करेंगे मेरी बात से? नहीं करेंगे? मुझे पहले ही बता दें आप। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसके लिए पूरा स्टेज सेट किया जा रहा है, और बल्कि हमारी तो सलाह ये थी कि अभी तक उसको बना देना चाहिए था। पता नहीं कौन बीच में आड़े आ गया कि वो नहीं बन सका। सही है ना, ये आपकी बात 100% सही है कि हमें तो सलाह, क्योंकि नैय्यर साहब क्रिकेट के ऊपर निहायत ही नाजुक दौर गुजर रहा है। यहाँ पे हम क्रिकेट के ऊपर नहीं, अपने आप पर हंस रहे हैं। आपको नहीं लगता क्या? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल यार ऐसा ही है कि मैंने रिजवान को इतना फेवर किया है ना, जो क्रिकेट की एस्टेब्लिशमेंट है उसने, कि बस किसी तरह सरफराज को उन्होंने नीचा दिखाना था। उसको नीचा दिखाने के लिए उन्होंने सरफराज को इतने फेवर किए, वो बिल्कुल इसी तरह होता है जैसे किसी स्टूडेंट को आपने 6 नंबर दे रहे हैं ना, तो आप ओपन बुक उसके चीटिंग करा दें। लेकिन हफीज ने भी तो बैक किया, कम बैक किया। आपको नहीं लगता है कि हफीज के हाथ में कप्तानी जा सकती है? यार आप ले सकते हैं, स्टॉप गैप अरेंजमेंट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। हफीज, मैंने कहा ना, बैक ट्रैकिंग जैसे रिट्रीट करना एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है। ये कोई ऐसी बात नहीं होती। कई दफा कप्तान आते हैं, चले जाते हैं, तो वापस ले लेते हैं। कोई इसमें नैय्यर साहब नए खिलाड़ी आए, शकील आया, शफीक आया, हैदर अली आए, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। उस तरह से कॉन्फिडेंस लेवल दिखाई देता नहीं था जिस तरह से डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे, जैसे PSL में परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे अब कप्तानी का रोना जो है, कप्तानी का राग अलापा जा रहा है। यहाँ पे आपको क्या लगता है कि बेहतर कैंडिडेट कौन हो सकता है? सरफराज को वापस कप्तानी सौंप देनी चाहिए? क्या ये मुल्क के लिए, मुल्क की बका के लिए बेहतरी होगी, क्रिकेट की बका के लिए बेहतरी होगी? देखें, कप्तानी तो बात की चीज है, मैं उसके ऊपर बाद में तबसरा करूंगा। जो इनका सुपर कप्तान मिसबाह उल हक बैठा है, पहले आप ये डिस्कस करें कि क्या उसकी जस्टिफिकेशन है, क्या वो अपने रोल को जस्टिफाई कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया से और न्यूजीलैंड से जो सारी टीम हार के आई, तो उसके बाद जनाब इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मिसबाह के जनाब अब आखिरी वक्त है। उसके बाद जब पाकिस्तान में खेले साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो आप जनाब उसको वापस कर दिया आपने। और फिर हालांकि जिम्बाब्वे ने आके आपको हराया पाकिस्तान में एक मैच, लेकिन उसके बावजूद मिसबाह साहब वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। और हम डिस्कस कर रहे हैं कि जी इसको A को हटा के बी को हटा के C। उससे पहले आप, अच्छा, एक तो हमारे अंदर मामला इस तरह से चल रहे हैं और हमें दुश्मन भी हमारे अतराफ में बैठे हुए हैं। नैय्यर साहब, आपको जैसे कि भारत ने जो है कश्मीर प्रीमियर लीग के खिलाफ जैसे कि साजिशें स्टार्ट कर दी हैं, इस पर आप क्या राय रखते हैं? अंदरूनी मामला और बैरूनी मामला दोनों से हम लोग निबर्दाजमा हैं। देखिए, इस पे मैं समझता हूँ PCB ने स्टैंड सही लिया है और उन्होंने इसके ऊपर बड़ी सख्ती के साथ अपने मौक़िफ़ का इजहार किया है और ये भी कहा है कि हम इस केस को ICC में लेके जाएंगे। और मैं तो समझता हूँ कि अगर इसके बारे में इंडिया को आप किसी मतलब कोर्ट में सू कर सकते हैं तो सू भी करें कि स्पोर्ट्स जो है ना उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं हो सकती। और अगर इंडिया ने पॉलिटिक्स, इंडिया के बारे में तो मैं डे 1 से ये कहता हूँ कि इन्होंने एक अपना विंग बनाया हुआ है, मतलब रॉ के अंदर, जो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को बड़ी बारीकी से देखता है। और कोशिश ये होती है कि कोई भी टीम आने वाली हो तो कोई हादसा करा दिया जाए, कोई धमाका करा, ताकि आपको याद है कि जब जिम्बाब्वे आने वाली थी तो वो तो पूरा गोट में बस का वाकया हुआ। हालांकि जिम्बाब्वे ने 1000 किलोमीटर दूर खेलना था लाहौर में, वो वहां पे शिकी हो गए थे और इन्होंने कितना वहां पे हंगामा किया। और फिर लाहौर में भी एक आप देखें ट्रांसफार्मर फटा।
कहने का मकसद ये है कि इंडिया के साथ हमारी इस वक्त खुली जंग है। ठीक है, केपीएल के ऊपर खालिद महमूद साहब बहुत ही बुरी नजर रखी हुई है भारत ने, क्या कहेंगे आप? जी नहीं, मैंने तो जो मैंने डिटेल्स देखी है वो बात ये है कि आईसीसी को इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, बीसीसीआई ने अप्रोच किया था, लेकिन आईसीसी गालिबन माजरत कर चुका है, क्योंकि आईसीसी का तो ये मैंडेट ही नहीं है। ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट है और जिसकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुकम्मल तौर पे उसको इजाजत दी हुई है। ठीक है ना। अब कश्मीर असल मसला क्या है वो ये कि इंडिया अब ये आईसीसी तो इससे ये रुकवा नहीं सकता ना, क्योंकि आईसीसी के तो ये आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं है। लेकिन इंडिया ने ये शरारत की है, जैसे आप कह रहे हैं, उन्होंने जो इसमें बाहर के प्लेयर जिन्होंने शिरकत के लिए हामी भरी थी या जिन्होंने कुछ थोड़ा एग्री किया था, उनके ऊपर ये प्रेशर डाल रहे हैं। और हर्षल गिब्स का भी थोड़ी देर पहले ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे धमकी दी जा रही है कि अगर आप इस लीग में खेलने गए तो अब आप हिंदुस्तान में क्रिकेट का आपको कोई असाइनमेंट फ्यूचर में नहीं मिलेगा। लेकिन आईसीसी इस तरह की चीजों के ऊपर तो एक्शन नहीं लेता। हाँ नहीं, आईसीसी के मैंडेट में ये नहीं है कि कश्मीर प्रीमियर लीग तो पाकिस्तान का डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। खालिद महमूद साहब, आपने जैसे स्टार्टिंग में बात की थी एहसान मानी के हवाले से, उनके रेजिग्नेशन के हवाले से बात की थी कि उन्होंने बोला था ये तो मेरी टीम ही नहीं है, थोड़ा सा मैं ओलंपिक्स की जानिब जो है रुख को तब्दील कर रहा हूँ। इसी तरह से माहौर शहजाद यहाँ पे बैडमिंटन की प्लेयर हैं बेहतरीन पाकिस्तान की, वो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है ओलंपिक्स के अंदर। साथ ही साथ तलहा तालिब के हवाले से भी जरूर बात करूंगा, लेकिन माहौर शहजाद भी जो है एक बहुत ही भड़कता हुआ कंट्रोवर्शियल जो एक बयान दिया था कि जो है पठान जो है वो हमारे खिलाफ हैं। तो इस तरह की अगर बातें अगर आपके प्लेयर्स भी करेंगे तो वो भी निहायत ही गैर मुनासिब और गैर संजीदा है। नहीं, इट शुड बी कंडेम्ड वेरी। मतलब ये बिल्कुल स्पोर्ट्स की लैंग्वेज नहीं है, एक एथलीट की लैंग्वेज नहीं है, और उनके ऊपर यकीनन डिसिप्लिनरी एक्शन जो भी है वो होना चाहिए। कोई भी देखे ना, कोई भी शख्स इसको नहीं अप्रूव करेगा, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन अभी आपने बड़े शुरू में एक बात कही थी, मैं वहां से कंटिन्यू, मैंने कहा ना बड़ा पावरफुल इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें आपने ये कहा था कि पाकिस्तान के एथलीट्स कम गए, ऑफिशियल ज्यादा गए, है ना, यही आपने कहा था पाकिस्तान के कंटिजेंट में, ठीक है ना। अब ये देखो यार, अभी आपको एक बात मैं कहूंगा तो शायद आप भी हैरान हो जाए और आपके लिसनर्स भी और व्यूअर्स भी। बात ये है कि पाकिस्तान शायद दुनिया का वो वाहिद मुल्क है, या बहुत कम ऐसे मुल्क होंगे जहां ओलंपिक एसोसिएशन जो है ना वो एथलीट्स के लिए नहीं बनी है, वो बनी है एसोसिएशन ऑफिशियल्स के लिए। तो ऑफिशियल्स को कैसे ऑब्लाइज किया जाए, वो नए नए तरीके ढूंढते हैं कि वो जो है ना उनके जो ओहदेदारान हैं जो चिपके रहते हैं। अब यकीन करें, जो उसको पीओए के प्रेसिडेंट है जनरल आरिफ हसन साहब, वो 2004 को कितने साल हो चुके हैं? 17 साल। ये 5वां ओलंपिक है उनका। यार देखो, मतलब पाकिस्तान में और कोई लोग नहीं है मतलब स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में। इसी तरह उनसे जो पहले लतीफ भट्ट वगैरह जब होते थे ना, वो जमाना भी यहाँ पे ऑफिशियल्स के ऊपर तवज्जो दी जाती है। लेकिन मैं आपकी बात पे ऐड ऑन कर देता हूँ। लेट्स सपोज अगर किसी और कंट्री की अगर बात करेंगे, दीगर कोई भी व्हाटएवर कोई भी कंट्री हो, जब उनके प्लेयर्स, उनके खिलाड़ी, उनके एथलीट जब ओलंपिक्स में खेलने के लिए जाते हैं, जब वो वापसी करते हैं तो फौरन वापस से कैंप्स के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वो अगले ओलंपिक की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे तो ऑफिशियल की तैयारी शुरू हो जाती है कि अगले ओलंपिक में मैं ही जाऊंगा। नहीं, इसी को देखिए, मैं आपको ये बिल्कुल सीरियस और ये मैं मजाहिया बात नहीं, आपको फ्रैंकली सही बात बता रहा हूँ कि यहाँ बिल्कुल ऑफिशियल की तैयारी ये हो जाती है कि अगले इलेक्शन के लिए तैयारी हो जाती है। जैसे ओलंपिक 4 साल पे होते हैं, इसी तरह पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के इलेक्शन भी 4 साल बाद होते हैं। तो ये तैयारी हो जाती है कि अगले इलेक्शन के लिए किसको ऑफिशियल भेजना है, समझ आई ना। तो ऑफिशियल जिसको भेजना है तो उसी को इलेक्शन में टिकट देना है। ये सब जो है ना हॉर्स ट्रेडिंग कह लें या जो भी आपको कहना इलेक्शनियरिंग कह लें, वो शुरू हो जाती है। तो हमारे जो पीओए के ऑफिशियल्स हैं, जिनका जो तरीका है, ठीक है, बिल्कुल आखिरी वो अपने ऑफिशियल्स को प्रमोट करते हैं। बिल्कुल, आप इसी सवाल का जवाब नैयर साहब आप भी दे दीजिएगा। देखिए, मैं तो ये अर्ज करूंगा कि जो तलहा तालिब की परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं? तलहा तालिब को हमें बिल्कुल फरामोश नहीं कर सकते। उसकी परफॉर्मेंस जो है मैं एवरेज समझता हूँ, ना बहुत ज्यादा ना बहुत अच्छी। लेकिन जो बात इसकी है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की, तो आपकी इत्तला के लिए उन्होंने जापान से ये बयान दागा, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ा एहतजाज हो रहा था हमारे प्लेयर्स के फेलियर पे। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के प्लेयर से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई प्लेयर आए जाए, हमें नहीं पता। जो एसोसिएशन भेजती है नीचे वाली, वो हम रेकमेंड कर रहे हैं। हमारा काम जो है सिर्फ प्लेयर्स को आगे सर्टिफाई करना कि ये पाकिस्तान के प्लेयर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने, मैं आपको बोला, एथलेटिक्स फेडरेशन ने खातून को ये कहा कि जी आप आके ट्रायल दें। उसने जवाब नहीं दिया। दोबारा इनवाइट किया, ट्रायल ने नहीं जवाब दिया। और उसको किसने भेजा? पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने। तो ये साबित हुआ कि इन्होंने झूठ बोला कि जी हम जो है प्लेयर्स को भेजने में हमारा कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन आगे की स्टोरी सुने। आगे ये होता है कि उसका पाकिस्तान में अपनी दौड़ का रिकॉर्ड 3 सेकंड है,
और वो आज या कल 28 सेकंड वहां पे करके आई है, इसीलिए वो 2 दफा यहाँ पे फिटनेस टेस्ट देने नहीं आ रही थी। और आपने अपनी ही एसोसिएशन को अंडरमाइन किया और गलत प्लेयर को वहां भेजा, जो गलत प्लेयर को वहां पे भेजा, और हमेशा से इस तरह से होता चला आ रहा है। नईर साहब लेके आइए तो हमारे साथ मौजूद थे नईरुद्दीन साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट, आपका भी बेहद शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे खालिद महमूद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट के ऊपर भी बात करी, स्पोर्ट्स के ऊपर बात करी। नाज़रीन, वर्स्ट सिचुएशन देखने में आ रही है। अगर बात कर लीजिए हॉकी की, हॉकी में जैसा कि इन दोनों मेहमानों ने हमें बेहतरीन तौर पर तज़किया देते हुए ये बताया कि 1994 के अंदर पाकिस्तान की हॉकी टीम बहुत उम्दा तरीके से हॉलैंड को हरा के चैंपियन बनी थी शहबाज सीनियर की क़यादत में। और उसके बाद उसी दौर के अंदर मोहम्मद यूसुफ ने स्नूकर का वर्ल्ड चैंपियन का तमगा अपने सीने पे सजाया था। उस वक्त हम स्नूकर के भी चैंपियन थे। 1992 में इमरान खान कप्तान, जो कि आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो हैं इस करंटली वजीर आजम हैं, उनकी अव्वलीन तरजीहात क्रिकेट की जानिब, स्पोर्ट्स की जानिब, खेल की जानिब होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा देखने में बरक्स आ रहा है। इस वक्त शायकीन क्रिकेट बिल्कुल नाला है। अगर इंग्लैंड की तरफ अगर रुख कर लिया जाए, अगर ज़्यादा दिन नहीं हुए, ज़्यादा देर नहीं हुई है, वहाँ पे यकीनी तौर पे बहुत एहतजाज देखने में आ रहा था। लोग निहायत परेशान थे और अजियत का शिकार थे। उनका यही कहना था वहाँ पे शायकीन क्रिकेट का कि हम अपनी जॉब को सफ़र करके आए हैं, हम दूसरे शहरों से आए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें उस तरह से मैच देखने को नहीं मिला। पाकिस्तान की निहायत ही वर्स्ट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। हमें ज्वाइन कर लिया साबिक क्रिकेटर हसन रज़ा साहब ने। हसन रज़ा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स जोन को ज्वाइन करने के लिए। क्या कहेंगे, पाकिस्तान जो है इस तक निहायत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है, क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं। क्रिकेट के अंदर अब चेंजेस मुसलसल देखने में आ रहे हैं, टॉप ऑर्डर फेल है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। पाकिस्तान तो देखें मुसलसल क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा होता रहा है। प्रीवियस जब आप देखें, अगर साउथ अफ्रीका सीरीज आई थी उसमें हमने जीते यहाँ पर, और भाग जो उनकी रही है हमारे खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। अगर हम पास में लीगों की बात करें कि आपको याद होगा ICC इंडियन क्रिकेट लीग जो है वो हम लोग खेलने भी गए थे, उसमें पूरे उसके बावजूद क्रिटिसिज्म हुआ था। उसके बाद फिर प्लेयर मजीद और जा रहे थे पाकिस्तान से खेलने के लिए, मगर BCCI ने हमें बैन किया। पाकिस्तान में सालों से खेलते हुए आ रहे हैं, चाहे होम सीरीज हो चाहे अवे सीरीज हो। क्रिटिसिज्म तो होता रहता है, मगर क्रिकेट एक पॉजिटिव गेम है और उसको दुनिया फॉलो करती है, दुनिया देखती है, तो इसमें पॉजिटिव साइन होना चाहिए। और जहाँ भी क्रिकेट हो रही है प्रोफेशनलिज्म है, वो नजर आना चाहिए दुनिया में। लेकिन जब भी इस तरह की बात होती है तो हमारे लिए ICC कभी भी आवाज़ बुलंद नहीं करता है, जैसे कि करनी चाहिए ICC को। इस पर आप नहीं समझते कि ICC को तवज्जो देनी चाहिए थी इस बयान के ऊपर? देखिए, ये डिपेंड करता है कि हमारे PCB में कितनी स्ट्रेंथ है। हमारे 250 एम्प्लॉय हमारे लोग होते हैं, टॉप क्लास के होते हैं, हर एक ग्रेड में डिफरेंट लोग होते हैं। अगर मैं मीडिया की बात करूं तो मीडिया ठीक है, जैसे कि आप बॉलर्स के हवाले से हसन में बात कर रहे थे कि हसन अली ने कम पीक के टाइम होते हैं जहां वो परफॉर्म करता है, और जब वो परफॉर्मेंस देता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रोम अप होना शुरू हो जाता है, उसमें परफॉर्मेंस में निखार आ जाता है, फिर वो स्टार बनना शुरू हो जाता है। मगर कुछ फ्लॉज ऐसे होते हैं कि जहाँ पर हम डरते हैं कि इसको चांस दें या ना दें, जिसकी वजह से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाती है सिलेक्शन कमेटी। मतलब ये निहायत ही मुज़क्किर बात थी कि दानी का वीज़ा लगने में बहुत कबाहत महसूस हो रही थी। दानी का वीज़ा भी इजीली लग सकता था, वो भी जा सकते थे, फिर खिला भी सकते थे। अगर लेट्स सपोज अगर इस तरफ से जाके वो खेल रहे हैं, उस्मान कादिर जो है वो एक डिपार्टमेंट से खेलते रहते थे, यहाँ परफॉर्मेंस देते थे, मगर कोई इनको खिलाने वाला नहीं था। मगर लेजेंडरी अब्दुल कादिर साहब खुद एक डिपार्टमेंट से बड़े काफी अर्से तक वो खेलते रहे। डिपार्टमेंट बहुत बड़ा था, वो HBL का नाम लूंगा मैं, हबीब बैंक, जिसमें सारे प्लेयर खेले। मगर उसके बाद फिर वो वापस आए, डोमेस्टिक खेली और उनको खेलने का चांस मिल गया पाकिस्तान के लिए। ठीक है, लेकिन शादाब की टीम, शादाब आपको लगता है कि शादाब जो है मुसलसल जगह बना पाएंगे टीम के अंदर? देखिए, T20 फॉर्मेट है और उसमें परफॉर्मेंस प्लेयर दे रहा होता है, और 4 ओवर अच्छे करे, 2-3 आउट कर जाए तो वापस वो लाइमलाइट में आ जाता है। और शादाब को मेरे ख्याल में इतना टाइम हो गया, 8 से 9 साल तो हो गए टीम के साथ रहते हैं कंसेक्यूटिव, वो खेल रहे हैं सारे फॉर्मेट में, तो उनका नेमो बदल कोई नहीं होगा डेफिनेटली। अगर चाहे कोई सिलेक्शन कमेटी होगी या कैप्टन होगा, तो वो एकदम से किसी जूनियर प्लेयर को डायरेक्ट इंग्लैंड की बड़ी टॉप सीरीज। बिल्कुल हसन भाई, सिर्फ आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहूंगा कि एशियन टीमों की जब भी बात की जाती थी तो ये सोचा जरूर जाता था कि फील्डिंग में बहुत वीक हैं, लेकिन इंडिया और श्रीलंका ने अपने आप को बहुत सारे दुनिया के कोचेज आए बाहर के, चाहे मैं जॉन्टी रोड्स की बात करूँ, वर्ल्ड क्लास फील्डर, वो भी आए, PCB में हायर किया, उन्होंने कोचिंग कोर्स किए, बड़े ज्यादा ट्रेनिंग भी करवाई, फील्डिंग की सारी अच्छी। मगर फ्लॉस तो हमारे पास रहे हैं फील्डिंग के, मगर बेसिक चीजें जो है वो नहीं भूलनी चाहिए आपको। अपनी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग जो होती है वो करनी चाहिए। और कैचेस, मुझे याद है कि जब बॉबल जैसे कोचेज आए थे पाकिस्तान टीम में, तो वो 100 कैचेस करवाते थे, 200 कैचेस, स्लिप कैचेस करवाते थे। हम जब कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनेटली हम गेम में रहेंगे। अगर जब प्रैक्टिस गेम में रहेंगे होगी तो
ठीक है, हसन रजा साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्टार न्यूज़ के लिए अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, जैसे कि अपनी राय में वो यही बता रहे थे कि पाकिस्तान को वापस से कम बैक करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो हमारे जो इससे कबल जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद थे उनका भी यही कहना था कि वज़ीर आज़म को खुद जो है नज़र रखनी पड़ेगी स्पोर्ट्स के ऊपर। अपने मेज़बान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाज़त। स्पोर्ट्स जोन में फिलहाल इतना ही।